आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है और गैस का प्रेशर P है और उस सिलेंडर को एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, उसका एरिया A है। कंसिडर अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure P enclosed in cylinder fitted with frictionless rigid movable piston having area A। अब फिगर देखेंगे। एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है, उसका प्रेशर P है। सिलेंडर को एक पिस्टन है, उसका एरिया A है। इनिशियल वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T है। जब गैस एक्सपांड होगा देन वॉल्यूम बिकम V2। तो इस एक्सपांशन में फोर्स कौन देगा? तो गैस एक्सर्ट करेगा। किस पे करेगा? पिस्टन पे करेगा। कितना करेगा? तो एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। तो देखो, ऑन एक्सपांशन फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? एक्सर्टेड बाय गैस। कितना करेगा? इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर विथ विच गैस पुश अगेंस्ट पिस्टन। एंड ये जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना पर उसके अपोजिट रहेगा। दैट प्रेशर P इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। फिर से देखते हैं, दिस प्रेशर कितना है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज P is equal to minus P external. Then force exerted by gas is equal to pressure into area. Then F is equal to minus P external into A. पर जब गैस एक्सपांड होगा फ्रॉम V1 टू V2 तब पिस्टन जो है वो D डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा। देन वर्क इज डन एंड दैट वर्क इज गिवन बाय force into displacement. Its work done W is equal to force into displacement. Therefore work done W is equal to force F into displacement D. पर फोर्स का कीमत कितना है? तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A। अब फोर्स की कीमत भरने के बाद इक्वेशन होता है वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D। पर A इंटू D क्या है? तो चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा V। देखो, प्रोडक्ट एरिया ऑफ पिस्टन A एंड डिस्टेंस D इज वॉल्यूम चेंज डेल्टा V। अब A इंटू D का कीमत डेल्टा V भरेंगे और भरने के बाद इक्वेशन बनता है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्या इक्वेशन बनता है? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। पर डेल्टा V क्या है? तो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1। में डेल्टा V की कीमत हम भरेंगे V2 माइनस V1। वो कीमत भरने के बाद इक्वेशन बनेगा W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। दिस एक्सप्रेशन गिव्स वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज PV वर्क। अब हम साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन देखेंगे। W पॉजिटिव कब है, W निगेटिव कब है। एक्सपांशन में V2 V1 से ज़्यादा होगा तो ब्रैकेट में जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगी और टोटल आंसर माइनस आएगा, दैट इज वर्क डन इज निगेटिव। जब गैस कॉम्प्रेस होगा तो V2 कम रहेगा, ब्रैकेट में जो कीमत आएगा वो निगेटिव आएगा। आगे निगेटिव है इसलिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा। फिर से देखते हैं, व्हेन गैस एक्सपांड वर्क इज डन बाय सिस्टम, तब V2 V1 से ज़्यादा रहेगा एंड देयरफॉर वर्क इज निगेटिव।
जब गैस कॉम्प्रेस होगा तो वर्क इज डन ऑन सिस्टम, देयरफॉर V2 कम रहेगा V1 से, देयरफॉर का आना है W इज पॉजिटिव। का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। एक सिलेंडर में n मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है। सिलेंडर को फ्रिक्शनलेस मूवेबल एक पिस्टन है। कंसीडर कितना n मोल ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज इन सिलेंडर कैसा फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन। सिलेंडर में n मोल ऑफ गैस एनक्लोज किया है। इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। ये जो एक्सपांशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर में है, दैट इज़ आइसोथर्मली। ये जो एक्सपांशन है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में है और ईच स्टेप में वो dV से इंक्रीज होता है। फिर से देखो, गैस एक्सपांड कैसा, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्सपांशन कैसा हुआ? तो एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, और हर स्टेप में वो कितना इंक्रीज हुआ? तो dV से इंक्रीज हुआ। हर एक स्टेप में वो छोटी अमाउंट यानी इन्फानाइटसिमल अमाउंट dV से इंक्रीज हुआ है। इसलिए हर स्टेप में स्मॉल वर्क इज डन, छोटा वर्डन हुआ। दैट वर्क इज गिवन बाय dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV। देखो, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय कितना, छोटी अमाउंट में, एन इन्फानाइटसिमल अमाउंट dV in single step, the small quantity of work is done, which is given by dW is equal to minus P external dV। पर रिवर्सिबल एक्सपांशन में प्रेशर इज ऑलवेज स्लाइटली ग्रेटर दैन एक्सटर्नल प्रेशर, और वो कितना ज़्यादा है? dP से। फॉर रिवर्सिबल एक्सपांशन P इज स्लाइटली ग्रेटर दैन P एक्सटर्नल बाय dP। तो फ़र्क कितना होगा? dP। तो दिया है P माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP। रीअरेंज करने के बाद P माइनस dP इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस dP। ये कीमत ऊपर वाले इक्वेशन में यानी dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV में भरना है, और भरने के बाद इक्वेशन बनेगा dW इज इक्वल टू माइनस P माइनस dP इंटू dV। अब ब्रैकेट P माइनस dP को माइनस dV से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस dV ने फर्स्ट टर्म P को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है माइनस P dV, एंड माइनस dV ने सेकेंड टर्म माइनस dP को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा प्लस dP dV। पर dP dV इज स्मॉल, देयरफॉर निगलेक्ट dP dV। तो इक्वेशन रहेगा dW इज इक्वल टू माइनस P dV। ये वर्डन सिंगल स्टेप के लिए है, तो टोटल वर्डन इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा। टोटल वर्डन कैसा मिलेगा? इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। देन W इज इक्वल टू इंटीग्रल dW। पर ये वर्डन मैक्सिमम है, इसलिए W मैक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल dW फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अब हम dW का कीमत माइनस P dV भरेंगे, और कीमत भरने के बाद इक्वेशन होगा W मैक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस P dV फ्रॉम V1 टू V2। अब माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और इक्वेशन बनेगा W मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल P dV फ्रॉम V1 टू V2। अब इस इक्वेशन में P का कीमत हम भरेंगे।
According to ideal gas equation PV is equal to nRT, देन P का कीमत आएगा P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। अभी ऊपर वाले W मैक्स इक्वेशन में P का कीमत हम भरेंगे, कितना भरेंगे, nRT अपॉन V, और वो भरने के बाद इक्वेशन बनेगा W मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल nRT अपॉन V इंटू dV फ्रॉम V1 टू V2। अभी nRT इंटीग्रेशन के बाहर निकाला तो इक्वेशन बनेगा W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रल dV अपॉन V फ्रॉम V1 टू V2। पर इंटीग्रल dV अपॉन V इज इक्वल टू log V टू बेस E, जिसे हम ln V कहते हैं। तो इंटीग्रल dV अपॉन V का कीमत कितना भरेंगे, ln V, और लिमिट बनेगा राइट साइड में होगा V1 टू V2। तो इक्वेशन होगा W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT ब्रैकेट में ln V फ्रॉम V1 टू V2। अभी ln V में V का कीमत अपर लिमिट V2 भरेंगे माइनस ln V में V का कीमत लोअर लिमिट V1 भरेंगे। अब इक्वेशन होगा W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT इन ब्रैकेट ln V2 माइनस ln V1, पर log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B। तो ब्रैकेट में ln V2 माइनस ln V1 बनेगा ln V2 अपॉन V1, पर ln का मतलब log टू बेस E, और log टू बेस E का कन्वर्जन log टू बेस 10 में करने का है, तो उसे 2303 ने मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन बनेगा W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2303 nRT log V2 अपॉन V1 टू बेस 10। यहाँ बेस 10 किया है इसलिए 2303 ने मल्टीप्लाई किया है। पर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 की कीमत कितनी आई, P1 अपॉन P2। तो ये कीमत ऊपर वाले इक्वेशन W मैक्स में डालेंगे तो इक्वेशन बनेगा W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2303 nRT log P1 अपॉन P2 टू बेस 10। क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले इक्वेशन में V2 अपॉन V1 की कीमत P1 अपॉन P2 डाली तो इक्वेशन आया W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2303 nRT log P1 upon P2 to base 10. This expression gives maximum work in isothermal reversible process. यहाँ मैक्सिमम वर्णन का इक्वेशन पूरा हुआ है। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की है उसे गिब्स एनर्जी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय G। तो गिब्स एनर्जी इज डिफाइन एज G इज इक्वल टू H माइनस TS। H क्या है, तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। S क्या है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। T क्या है, टेम्परेचर। तीनों H, T, S आर स्टेट फंक्शन एंड G इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। चेंज इन गिब्स एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा G। देन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा H क्या है, तो एंथैल्पी चेंज। डेल्टा S क्या है, एंट्रोपी चेंज, एंड T इज टेम्परेचर। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। डेल्टा S क्या है, टोटल एंट्रोपी चेंज। डेल्टा S टोटल क्या आएगा, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। तो इक्वेशन डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। तो डेल्टा S सिस्टम सिंपल डेल्टा S से लिखते हैं। तो इक्वेशन कैसा होगा, डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। पर डेल्टा S सराउंडिंग की वैल्यू है माइनस डेल्टा H अपॉन T। तो इक्वेशन होगा डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस माइनस डेल्टा H अपॉन T।
क्या इक्वेशन होगा? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। अभी इक्वेशन के सब टर्म को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड होगा टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू राइट साइड का फर्स्ट टर्म टी डेल्टा एस माइनस राइट साइड का सेकेंड टर्म में टी कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ डेल्टा एच। अभी सब टर्म की साइन चेंज करेंगे, पहला होगा माइनस, सेकेंड होगा माइनस, थर्ड होगा प्लस। अभी राइट साइड का टर्म्स रीअरेंज किया तो हुआ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्वेशन क्या हुआ? माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पर अपना इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में राइट साइड सेम है, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, देयरफॉर लेफ्ट साइड भी सेम रहेगी। देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल। अभी इक्वेशन से पता चलता है अगर डेल्टा एस पॉजिटिव देन डेल्टा जी निगेटिव, अगर डेल्टा एस निगेटिव डेल्टा जी पॉजिटिव, अगर डेल्टा एस ग्रेटर दैन ज़ीरो तो डेल्टा जी लेस दैन ज़ीरो। अब हम स्पॉन्टेनिटी देखते हैं। अगर डेल्टा एस ग्रेटर दैन ज़ीरो देन डेल्टा जी लेस दैन ज़ीरो, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। सेकेंड, if delta is less than 0, delta g greater than 0, then process is non-spontaneous. If delta s is equal to 0, delta g also 0, then process is at equilibrium. यहाँ gives energy and spontaneity and relation between delta g and delta s पूरा हुआ है। पॉइंट है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस। पहले मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर क्या है? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ऑर्डर स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू डिसऑर्डर स्टेट। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, पर आइस इज हाईली ऑर्डर स्टेट and water is a disorder state, यानी during melting of ice highly ordered state is converted into disorder state। यही सेम थिंग वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड में है। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड मीन्स लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट, दैट इज वेपर फॉर्म। लिक्विड इज डिसऑर्डर स्टेट एंड गैस वेपर इज हाईली डिसऑर्डर स्टेट। इसका मतलब जब वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, दैट इज डिसऑर्डर स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू हाईली डिसऑर्डर स्टेट। इस दोनों कंडीशन में, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड वेपरेशन ऑफ लिक्विड, क्या होता है? तो डिसऑर्डर बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है। और ये जो डिसऑर्डर और रैंडमनेस है वो मेजर एंट्रोपी से करते हैं। The disorder or randomness is measured by entropy. It is denoted by letter S. अगर डिसऑर्डर ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी। फिर से देखते हैं, द डिसऑर्डर और रैंडमनेस इज मेजर बाय एंट्रोपी। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एस। डिसऑर्डर ज़्यादा रहेगा तो एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी। ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, लार्जर द एंट्रोपी। अभी हमने एंट्रोपी एस देखा, अब एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस देखेंगे। डेल्टा एस क्या है? तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो क्यू रिवर्सिबल का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इट इन रिवर्सिबल मैनर, एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस का डेफिनेशन देखेंगे। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय क्या? टेम्परेचर इन केल्विन, कब? एट विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू
क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, क्यू जूल में मेजर करते हैं, टेम्परेचर केल्विन से मेजर करते हैं, देयरफॉर डेल्टा एस का यूनिट है जूल पर केल्विन और जूल केल्विन रेज़ टू -1। हमने एंट्रोपी देखा, एंट्रोपी चेंज देखा, अब है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉ क्या है? टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी सिस्टम एंड सराउंडिंग का इंक्रीज होता है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी चेंज टोटल यानी डेल्टा एस टोटल मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस टोटल यानी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मिला के क्या होता है? डेल्टा एस टोटल, और ये डेल्टा एस टोटल मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो 3 कंडीशन है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दैन 0 देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल लेस दैन 0 देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0 देन प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। यहाँ एंट्रोपी चेंज, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड स्पॉन्टेनिटी, ये पॉइंट पूरा हुआ है। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन गिब्स फंक्शन that is delta G0 and equilibrium constant K. Gibbs energy change for chemical reaction is given by delta G is equal to delta G0 plus RT natural log ln Q। डेल्टा G क्या है? तो गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा G0 standard Gibbs energy change, R is gas constant, T is temperature and Q is reaction quotient। Q क्या है? तो reaction quotient and it is similar to equilibrium constant। Q is reaction quotient, it is similar to equilibrium constant K। अगर रिएक्शन लिक्विड स्टेट में है तो रिएक्शन कोशेंट Q इज इक्वल टू QC, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर रिएक्शन गैसेस फेज में है तो रिएक्शन कोशेंट Q इज इक्वल टू QP, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ कंसिडर द रिएक्शन A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव्स C मोल ऑफ C एंड प्लस D मोल ऑफ D। इस केमिकल रिएक्शन में गिब्स एनर्जी चेंज इज गिवन बाय डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln, दैट इज नेचुरल लॉग QC। फॉर गैसेस रिएक्शन इक्वेशन बनेगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln QP, and for liquid state delta G is equal to delta G0 plus RT ln QC। पर रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आएगा तब डेल्टा G इज इक्वल टू 0 एंड रिएक्शन कोशेंट QC एंड QP बिकम्स KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC एंड KP। फिर से देखो, जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा G इज इक्वल टू 0 एंड रिएक्शन कोशेंट QC इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC एंड रिएक्शन कोशेंट QP इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP। अब हम डेल्टा G इज इक्वल टू 0 एंड QC इज इक्वल टू KC, ये दो कीमतें ऊपर वाले डेल्टा G इक्वेशन में भरेंगे। तो इक्वेशन बनेगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln KC। अगर रिएक्शन गैसेस स्टेट में होगा तो वही इक्वेशन बनेगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln KP।
For liquid state equation 0 is equal to delta G0 plus RT ln Kc। अभी टर्म रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन बनेगा डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln Kc। तो ln क्या है? नेचुरल लॉगरिथम टू बेस e। अगर बेस e का रूपांतर बेस 10 में करने का है तो उसको 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट ln का कन्वर्जन log टू बेस 10 में करने का है तो इक्वेशन को 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2303 RT log Kc टू बेस 10 और लिक्विड स्टेट, और फॉर गैसेस रिएक्शन Kc के जगह Kp आएगा। यहाँ रिलेशन बिटवीन गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूरा हुआ। आज हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट। अगर एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर करती है तो एनर्जी पॉजिटिव है, और एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो एनर्जी नेगेटिव है। द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग हैज़ पॉजिटिव वैल्यू एंड एनर्जी लीविंग द सिस्टम एंड फ्लोइंग इनटू सराउंडिंग इज नेगेटिव। इन शॉर्ट, जो एनर्जी सिस्टम में आती है वो पॉजिटिव, और जो एनर्जी सिस्टम से बाहर जाती है वो नेगेटिव। अब हम साइन कन्वेंशन ऑफ हीट देखेंगे। अगर सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया तो हीट पॉजिटिव है। हीट इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, देन Q इज पॉजिटिव, हीट इज पॉजिटिव। सिस्टम ने हीट रिलीज किया तो हीट नेगेटिव है। हीट इज रिलीज बाय सिस्टम टू सराउंडिंग, देन हीट इज नेगेटिव, दैट इज माइनस Q। अब हम वर्क का साइन कन्वेंशन देखेंगे। अगर वर्क इज डन ऑन सिस्टम देन वर्क इज पॉजिटिव, दैट इज प्लस W। वर्क इज डन ऑन सिस्टम देन W इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर वर्क सिस्टम ने किया है देन वर्क इज नेगेटिव। वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, then work is negative, that is minus W. In short, heat absorbed by system, then heat is positive. Heat released by system, then heat is negative. If work is done on system, work is positive. If work is done by system, work is negative. इथे आपला पॉइंट संपलेला आहे। आज का टॉपिक रिलेशन बिटवीन डेल्टा H and delta U for chemical reaction. Delta H means enthalpy change and delta U means internal energy change. Point है relation between delta H and delta U for chemical reaction. Enthalpy is denoted by H. What is enthalpy? तर enthalpy is sum of इंटरनल एनर्जी अँड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एन्थाल्पी ही इंटरनल एनर्जी आणि प्रेशर वॉल्यूम वर्कची सम असते। एन्थाल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, where U is internal energy. H is enthalpy which is given by H is equal to U plus PV. H1 and H2 are enthalpy of initial state and final state. Therefore, H1 is equal to U1 plus P1 V1 and H2 is equal to U2 plus P2 V2. Then enthalpy change is given by delta H is equal to H2 minus H1. Then put the value of H1 and H2. Then equation becomes delta H is equal to U2 plus P2 V2 minus
u1 plus p1 v1. Then sign changes in second bracket. Equation becomes delta H is equal to u2 plus p2 v2 minus u1 minus p1 v1. Then rearrange the equation. Then equation becomes delta H is equal to u2 minus u1 plus p2 v2 minus p1 v1. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 is equal to P2 is equal to P. Then put P2 as P and P1 as P. राइट साइड में U2 minus U1 is equal to delta U is called as internal energy change. And राइट साइड में थर्ड एंड फोर्थ टर्म में P कॉमन आएगा. Then equation becomes delta H is equal to delta U plus P कॉमन आया इन ब्रैकेट में V2 minus V1. पर V2 minus V1 is equal to delta V, that is change in volume. Then enthalpy change delta H is equal to delta U plus P delta V. Thus this expression gives enthalpy change. If reaction involves solid and liquid states, then delta V is very small, and in this case we can neglect delta V. Therefore equation delta H is equal to delta U plus P delta V becomes delta H is equal to delta U. If reaction involve gas, then delta V cannot neglected. अगर रिएक्शन में गैसेस है तो डेल्टा V cannot neglected. But delta V is equal to V2 minus V1. Then equation becomes delta H is equal to delta U plus P in bracket V2 minus V1. After multiplication, equation becomes delta H is equal to delta U plus P V2 minus P V1. But according to ideal gas equation, PV is equal to nRT, where n is number of mole and V is volume. पर अगर n1 is number of moles and V1 is volume, then equation becomes PV1 is equal to n1RT and n2 is number of mole and V2 is volume, then equation becomes PV2 is equal to N2RT. Then put this both value, PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to N2RT in equation of delta H, that is enthalpy change. This value substitute करने के बाद इक्वेशन बनेगा delta H is equal to delta U plus N2RT minus N1RT. N2RT and N1RT में RT कॉमन निकालने के बाद इक्वेशन बनेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 इंटू RT. पर N2 माइनस N1 इज डिफरेंस बिटवीन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन गैसेस स्टेट and N2 minus N1 is equal to delta Ng. Then equation becomes delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. This is the relation between delta H and delta U in chemical reaction. आपला टॉपिक आहे स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन काय आहेत. मग जी प्रॉपर्टी सिस्टीमच्या स्टेटवर अवलंबून आहे, ती इनिशियल स्टेट फायनल स्टेटवर अवलंबून असेल पण पाथवर अवलंबून नाही, मार्गावर अवलंबून नसते, तिला म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन. मग डेफिनेशन बघा, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन कोणावर, स्टेट ऑफ सिस्टीम अँड इंडिपेंडंट ऑफ पाथ फॉलोड टू अटेन इट इज कॉल्ड ॲज स्टेट फंक्शन. म्हणजे जी प्रॉपर्टी सिस्टीमच्या स्टेटवर अवलंबून आहे पण पाथवर अवलंबून नाही, त्याला म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन.
मग स्टेट फंक्शनची एक्झाम्पल काय आहे तर टेम्परेचर, प्रेशर, डेन्सिटी, व्हॉल्यूम, गिव्स फ्री एनर्जी, एन्थाल्पी, इंटरनल एनर्जी आणि एन्ट्रॉपी हे सगळे स्टेट फंक्शन का तर या प्रॉपर्टी स्टेटवर अवलंबून आहेत, पाथवर अवलंबून नाहीत आणि म्हणून ही एक्झाम्पल आहेत स्टेट फंक्शनची. आता आहे पाथ फंक्शन. मग जी प्रॉपर्टी पाथवर अवलंबून असते त्याला म्हणतो आपण पाथ फंक्शन. मग डेफिनेशन कशी असेल बा द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम विच डिपेंड्स ऑन पाथ आर कॉल्ड ॲज पाथ फंक्शन. जी प्रॉपर्टी पाथवर अवलंबून असते तिला का म्हणतो आपण पाथ फंक्शन आणि याची एक्झाम्पल आहेत वर्क आणि हीट. मग वर्क आणि हीट का बोला पाथ फंक्शन आहेत. आपला टॉपिक आहे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम. आता एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग काय डेफिनेशन आहे अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन कोणावर अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे जी प्रॉपर्टी सिस्टीममधल्या अमाऊंट ऑफ मॅटरवर अवलंबून आहे तिला म्हणतो आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग साध्या भाषेमध्ये बोलायचं असेल तर जी अमाऊंट ऑफ मॅटरवर अवलंबून आहे तिला म्हणतो आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग याची एक्झाम्पल कोणती आहेत तर मास आहे, व्हॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कपॅसिटी, नंबर ऑफ मोल या सगळ्या प्रॉपर्टी अमाऊंट ऑफ मॅटरवर अवलंबून आहेत आणि म्हणून याला म्हणतो आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आता सेकंड टाईप आहे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी का आहे अ प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर इन सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे जी प्रॉपर्टी अमाऊंट ऑफ मॅटरवर अवलंबून नाही तिला म्हणतो आपण इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. अ प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर इन सिस्टीम इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. मग इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीची एक्झाम्पल कोणती आहेत प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेन्शन, व्हिस्कॉसिटी, मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, स्पेसिफिक हीट. कारण या प्रॉपर्टी अमाऊंटवर अवलंबून नाहीत आणि म्हणून त्याला म्हणतो आपण इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. चा टॉपिक आहे टाईप ऑफ सिस्टीम. डिपेंडिंग अपॉन एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. सिस्टीम अँड सराउंडिंगमधल्या हीट एक्सचेंजवर 3 टाईप पडतात ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम आणि आयसोलेटेड सिस्टीम. त्यातला पहिला पॉईंट आहे ओपन सिस्टीम. अ सिस्टीम विच एक्सचेंजेस बोथ कोण एनर्जी अँड मॅटर विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड ॲज ओपन सिस्टीम. म्हणजे ज्या सिस्टीममध्ये एनर्जी आणि मॅटर दोन्ही सराउंडिंगला एक्सचेंज होतो त्याला म्हणतो आपण ओपन सिस्टीम. मग एक्झाम्पल दिलेलं आहे ओपन कप कंटेनिंग हॉट कॉफी किंवा हॉट टी. फिगर ए ही ओपन सिस्टीम आहे. याच्यामध्ये बघा आपण गरम पाणी किंवा गरम चहा ठेवला असता तो करणारा मॅटर पण सराउंडिंगला जाईल आणि एनर्जी पण सराउंडिंगला जाईल. माशाला म्हणतो आपण ओपन सिस्टीम. आता सेकंड टाईप त्याला म्हणतो आपण क्लोज सिस्टीम. मग क्लोज सिस्टीम म्हणजे काय ते बघू आपण. अ सिस्टीम दॅट एक्सचेंज काय फक्त एनर्जी अँड नॉट मॅटर विथ सराउंडिंग त्याला म्हणतो आपण क्लोज सिस्टीम. म्हणजे ज्या सिस्टीममध्ये फक्त एनर्जी म्हणजे हीट एक्सचेंज होते पण मॅटर एक्सचेंज होत नाही त्याला म्हणतो आपण करणार आहे क्लोज सिस्टीम. एक्झाम्पल दिलं आहे अ कप कंटेनिंग हॉट कॉफी कवर विथ सॉसर. म्हणजे गरम चहाच्या कपवर आपण बशी ठेवली तर ती काय म्हणतो आपण क्लोज सिस्टीम. मग फिगर बीमध्ये बघा क्लोज सिस्टीम दिली. याच्यामध्ये गरम चहा आहे किंवा कॉफी आहे त्याच्यावर आपण बशी ठेवलेली आहे. मग बशी ठेवल्यामुळे मॅटर बाहेर पडणार नाही, वाफ बाहेर पडणार नाही पण हीट बाहेर पडते म्हणजे एनर्जी बाहेर पडते. म्हणजे ज्याच्यामध्ये फक्त एनर्जी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग होते मॅटर होत नाही त्याला म्हणतो आपण क्लोज सिस्टीम. आता आपण आयसोलेटेड सिस्टीम बघतो. मग काय आयसोलेटेड सिस्टीम आहे अ सिस्टीम दॅट डज नॉट एक्सचेंज आयदर एनर्जी ऑर मॅटर विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड ॲज आयसोलेटेड सिस्टीम. म्हणजे ज्या सिस्टीममध्ये एनर्जी आणि मॅटर दोन्ही एक्सचेंज होत नाहीत विथ सराउंडिंग त्याला म्हणतो आपण आयसोलेटेड सिस्टीम. मग एक्झाम्पल काय दिलं आहे अ कप कंटेनिंग हॉट कॉफी कव्हर विथ सॉसर इन्सुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग. म्हणजे एखादा चहा आपण थर्मासमध्ये ठेवलं
तर ती आयसोलेटेड सिस्टीम होते. आता फिगर सी दिलंय आयसोलेटेड सिस्टीम. याच्यामध्ये गरम चहा आहे किंवा गरम कॉफी आहे, त्याच्यावर करणार आहे बशी ठेवलेली आहे आणि हे इन्सुलेटिंग मटेरियलमध्ये ठेवलं. या केसमध्ये एनर्जी पण बाहेर पडत नाही आणि मॅटर पण बाहेर पडत नाही सराउंडिंगला. किंवा एनर्जी आणि मॅटर एक्सचेंज होत नाही सराउंडिंगला. त्याला म्हणतो आपण आयसोलेटेड सिस्टीम. आता पुन्हा नीट बघा, ओपन सिस्टीम म्हणजे काय? दोन्ही मॅटर आणि एनर्जी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग. क्लोज सिस्टीम काय? फक्त एनर्जी एक्सचेंज होते, मॅटर होत नाही विथ सराउंडिंग. आणि आयसोलेटेड म्हणजे काय आहे? एनर्जी पण आणि मॅटर पण एक्सचेंज होत नाही सराउंडिंगला. त्याला म्हणतो आपण आयसोलेटेड सिस्टीम. आता आपल्याला बघायचं आहे हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हीट ऑफ समेशन. मग लॉ काय सांगतो? तर ओव्हरऑल एन्थाल्पी चेंज फॉर अ रिॲक्शन, म्हणजे रिॲक्शनसाठी ओव्हरऑल एन्थाल्पी चेंज जो आहे इज इक्वल टू कोणाशी? तर सम ऑफ एन्थाल्पी चेंजेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टेप. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल स्टेपच्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल स्टेपच्या एन्थाल्पीची करणारा बेरीज असेल. रिॲक्शनच्या संपूर्ण एन्थाल्पी चेंज इज इक्वल टू रिॲक्शनमध्ये ज्या ज्या स्टेप असतील त्या त्या स्टेपच्या एन्थाल्पीची बेरीज असेल. मग पुन्हा लॉ बघा, ओव्हरऑल एन्थाल्पी चेंज फॉर रिॲक्शन इज इक्वल टू कोणाशी? द सम ऑफ एन्थाल्पी चेंजेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टेप इन द रिॲक्शन. म्हणजे रिॲक्शन कोणत्याही मार्गाने असू दे, पण रिॲक्शनचा एन्थाल्पी चेंज हा सेम असतो. म्हणजे एन्थाल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिॲक्शन इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ बाय विच रिॲक्शन ऑकर. रिॲक्शन कोणत्याही मार्गाने असू दे, पण रिॲक्शनचा एन्थाल्पी चेंज सेम असतो. याचा अर्थ एन्थाल्पी हा इनिशियल आणि फायनल स्टेटवर अवलंबून असतो, तो पाथवर अवलंबून नसतो. याचा अर्थ हेस लॉ डायरेक्ट काय सांगतो? तर एन्थाल्पी स्टेट फंक्शन. आता एक्झाम्पल दिलेलं आहे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया म्हणजे NH3. मग तो 2 मार्गाने केलेला आहे. त्या पहिल्या मार्गामध्ये 2 स्टेप आहेत. पहिल्या स्टेपमध्ये 2H2 प्लस N2 इट गिव्ज N2H2. एन्थाल्पी चेंज म्हणजे डेल्टा H दिलं आहे प्लस 95.4 किलो जूल. आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये N2H4 प्लस H2 इट गिव्स ट्वाईस NH3 डेल्टा H2 दिलं आहे -187.6. पहिला स्टेपमध्ये डेल्टा H1 का दिलं आहे प्लस 95.4 किलो जूल आणि सेकंड स्टेपमध्ये दिलेलं आहे -187.6 किलो जूल. मग आता दोन्ही स्टेपची आपण दोन्ही इक्वेशनची जर आपण बेरीज केली तर आपल्याला मिळतो 3H2 प्लस N2 इट गिव्स काय बोला ट्वाईस NH3. मग डेल्टा Hची किंमत काय येईल बोला? दोघांची बेरीज झालेली आहे -95.4 प्लस -187.6 मध्ये उत्तर आलेलं आहे -92.2 किलो जूल. मग याचा अर्थ अमोनिया 2 मार्गाने केला. पहिला 2 स्टेपमध्ये म्हणजे इनडायरेक्ट मार्गाने केला तरी दोघांची बेरीज -92.2 किलो जूल येते. एन्थाल्पी चेंज -92.2 किलो जूल येतो. किंवा डायरेक्ट जरी आपण मार्गाने केला तरी तो एन्थाल्पी चेंज किती येतो? -92.2 किलो जूल. म्हणजे द सम ऑफ एन्थाल्पी चेंजेस फॉर स्टेप फर्स्ट अँड स्टेप सेकंड तो किती आला? -92.2 किलो जूल इज इक्वल टू एन्थाल्पी चेंज ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन तोही आला -92.2 किलो जूल. याचा अर्थ कोणत्याही मार्गाने आपण ही रिॲक्शन जरी केली तरी एन्थाल्पी चेंज बदलत नाही, तो सेम राहतो. आता बघायचं आपल्याला ॲप्लिकेशन ऑफ हेस लॉ. ॲप्लिकेशन का आहे? इट इज यूज टू कॅल्क्युलेट द एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिॲक्शन विथ देअर एन्थाल्पी बीइंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली. म्हणजे ज्याचा एन्थाल्पी एक्सपेरिमेंटली माहिती नसेल त्याचासुद्धा एन्थाल्पी आपल्याला हेस लॉने काढता येतो. एक्सपेरिमेंटली ज्या रिॲक्शनचा एन्थाल्पी आपल्याला काढता येत नसेल त्याचा एन्थाल्पी आपल्याला
हेस लॉच्या सहाय्याने कॅल्क्युलेट करता येतो. टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? तो ये एंथैल्पी चेंज है. पर कब? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. पर कैसे? विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो शॉर्टकट में क्या है, जब 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, पर कैसे? विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तब एंथैल्पी में जो चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं. अब एग्जांपल देखो, H2O सॉलिड इट गिव्स H2O लिक्विड. यानी 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस मेल्ट हुआ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, देन एंथैल्पी चेंज इज 6.01 किलो जूल. तो शॉर्टकट में 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन एंथैल्पी चेंज इज 6.01 किलो जूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर. टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? इट इज़ एंथैल्पी चेंज पर कभी ड्यूरिंग द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड. पर कैसे? विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. शॉर्टकट में जब 1 मोल ऑफ लिक्विड is vaporized, that is 1 mole of liquid is converted into gas without changing its temperature at constant pressure, तब एंथैल्पी में जो चेंज होता है उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. एग्जाम्पल, H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू करना है H2O गैस. यानी 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, तब डेल्टा एच वेपराइजेशन यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू प्लस 40 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर क्या इज वेपराइज एट 1 atm प्रेशर, तब एंथैल्पी चेंज इज प्लस 40 किलो जूल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन टॉपिक पूरा हुआ. टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर. जब 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी में जो चेंज होता है उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं. तो एंथैल्पी चेंज किस लिए? फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड. किस में? डायरेक्टली इनटू वेपर. कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. अभी एग्जांपल देखो, H2O सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू H2O गैस. यानी सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्जन गैस में हुआ है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं. और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज 51.08 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पॉइंट पूरा हुआ है. टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस. पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू सम ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम दैट इज क्यू एंड वर्डन ऑन सिस्टम दैट इज डब्ल्यू. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आया है? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस देखना है. पहले प्रोसेस क्या है?
तो ट्रांजिशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड एज प्रोसेस। यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो ट्रांजिशन होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फॉर वेरियस प्रोसेस देखेंगे। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखेंगे। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? तो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल भाषा में जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर T constant, therefore internal energy U constant, therefore delta U is equal to 0. That is change in internal energy, that is delta U is equal to 0. पर अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब किसका कीमत भरेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू 0। कीमत भरने के बाद इक्वेशन बनेगा 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद इक्वेशन बनेगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस क्यू होगा, देयरफॉर इक्वेशन हुआ W इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो W क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम। एंड माइनस क्यू क्या है? हीट रिलीज बाय सिस्टम, देयरफॉर वर्क डन ऑन सिस्टम इज हीट रिलीज बाय सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आया है? तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? इट इज प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो वॉल्यूम V इज कांस्टेंट, देन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, पर W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम Q is equal to QV. Then first law of thermodynamics delta U is equal to Q plus W becomes delta U is equal to QV plus minus P external into delta V. पर डेल्टा V कितना है? 0। तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V कितना होगा? 0। तो इक्वेशन होगा डेल्टा U इज इक्वल टू QV प्लस 0। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वेशन होगा QV इज इक्वल टू डेल्टा U। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या आया? QV इज इक्वल टू डेल्टा U, दैट इज हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। सिंपल, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर P इज कांस्टेंट, देयरफॉर चेंज इन प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू 0। According to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W। पर W क्या है? W is equal to माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अभी ये कीमत W is equal to माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा U is equal to Q plus W में भरेंगे तो इक्वेशन होगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस
minus P external delta V, and at constant pressure Q is equal to QP, then equation becomes delta U is equal to QP minus P external delta V। अभी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लेफ्ट साइड में गया तो वो प्लस होगा, तो इक्वेशन होगा डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू पी। तो इक्वेशन होगा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एडियोबैटिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एडियोबैटिक प्रोसेस। सिंपल, जिस प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होता नहीं उसे एडियोबैटिक प्रोसेस कहते हैं। फॉर एडियोबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बट Q इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W, delta U is equal to W. This is first law of thermodynamics for adiabatic process. क्या आया? डेल्टा U is equal to W. डेल्टा U क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्डन ऑन सिस्टम। यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस पॉइंट पूरा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम यहाँ रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।